सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा केदारनाथ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के लड़खड़ाने की भी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए शनिवार को मतदान होगा। इसके लिए दिल्ली, यूपी समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वैसे इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। एनडीएमसी ने कई रेस्टोरेंट और दुकानों के नाम डिस्काउंट सूची के साथ शेयर किए हैं। इन दुकानों में 5 से 25% तक की छूट दी जा रही है। इस तरह मतदाता अपने वोटिंग निशान यानी उंगली पर नीली स्याही दिखाकर खरीदारी करते समय छूट पा सकते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर का डगमगाते हुए लैंडिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दिख रहा है कि इस हेलीकॉप्टर ने लैंडिंग स्थल पर उतरने की कोशिश की, लेकिन इससे ठीक पहले ही वो लड़खड़ा गया। फिर उसे पास में मौजूद खाई में किसी तरह जमीन पर लैंड करवाया गया। राहत की बात यह रही कि सभी यात्री और पायलट सुरक्षित हैं। वैसे ये मामला सामने आने के बाद इस कंपनी के हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस तकनीक की खराबी की वजह क्या रही। यूपी के नोएडा में एक कार का जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और HR नंबर की इस कार का 35,000 रुपए का चालान कर दिया। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को खुलेंगे। इसके लिए वहां तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। इससे पहले हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट गुरुद्वारे में संगत हुई, फिर हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा शुरू की गई। इस मौके पर वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। इनमें काफी उत्साह नजर आया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। दिल्ली, नोएडा सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली का पारा इन दिनों 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस दौरान बुजुर्गों को बचकर रहने की जरूरत है। बुजुर्गों का शरीर काफी ज्यादा कमजोर होता है। ऐसी स्थिति में वो कई सारी बीमारियों से जूझते हैं। हीट वेव के कारण मस्तिष्क, लंग्स और लिवर को खतरा हो सकता है। लिहाजा आसमान से बरसती आग से बुजुर्गों को बचाने के लिए खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। चिलचिलाती धूप, चुभने वाली सूरज की किरणें और गर्म हवाएं दिल्ली वालों को सता रही हैं। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में तापमान 40 से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्मी बहुत है, आज खुला रख मकान को, उसकी गली से रात को पुरवाई आएगी। खलील रामपुरी अपने शेर में जिस पुरवाई की बात कर रहे हैं, फिलहाल उत्तर भारत से वो नदारद है। इन दिनों यहाँ लू का कहर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रहेंगे। इन राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आसमान से आग बरस रही है, जंगल से लेकर इंसान तक इसमें जल रहे हैं। 75% लोग डिहाइड्रेशन की गिरफ्त में हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए हीट वेव अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। हाल ही में हुई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि तापमान के ज्यादा बढ़ने की वजह से लोग डिहाइड्रेशन से परेशान होने लगते हैं। हमने देखा आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब टेम्परेचर 45, 46 और इवन कह रहे हैं 47 तक कुछ एरिया में है। तो डेफिनेटली हाई हीट किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो खासकर देखा जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में लोग होते हैं, खाली छोटे बच्चे और एल्डरली, उनके ऊपर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जिस स्टडी की आप बात कर रहे हैं उसमें ऐसा देखा गया, ये स्टडी जो है बेसिकली माइस में हुई थी और इन्होंने देखा कि जब एल्डरली जो एजिंग माइस हैं उनको एक्सपोज किया गया टू हाई टेम्परेचर्स, तो उसी वजह से क्या हुआ, जो हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो गए। उसकी वजह से एक लिवर में एक प्रोटीन बना विच इज़ नोन एज ORM2 प्रोटीन,
और ये जो प्रोटीन है ये हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन के अंदर चला गया, और ब्रेन के अंदर जाके उसने काफ़ी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करी। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हुआ है कि ब्रेन के अंदर कुछ जो डिजेनरेशन प्रोसेस है वो और फास्ट हो गया। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जनरल के मुताबिक बेतहाशा बढ़ती गर्मी बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। स्टडी के मुताबिक ये हीट वेव बुजुर्गों के मस्तिष्क पर अटैक कर सकती है, यानी ब्रेन डैमेज हो सकता है। लिहाजा टेम्परेचर के टॉर्चर से बुजुर्गों को बचाना जरूरी है। कैलिफोर्निया इरविन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक आनुवांशिक सीक्वेंसिंग तकनीक के जरिए चूहों पर एक प्रयोग किया और ये जांचने परखने की कोशिश की कि अत्यधिक गर्मी का चूहों के मस्तिष्क और लिवर पर क्या असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि चूहे की आंत, लिवर और मस्तिष्क का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लिहाजा जब बेतहाशा गर्मी पड़ती है तो उसके मस्तिष्क पर सीधा असर डालती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चूहों पर किया गया ये प्रयोग जरूरी नहीं है कि इंसानों पर लागू हो, लेकिन इतना तो तय है कि हीट वेव का असर बुजुर्गों के दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है, जिससे बुजुर्गों में ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। कि हीट वेव सबको इफेक्ट करती ही है। जैसे हर बीमारी की तरह हीट वेव भी जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है, चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्योंकि क्या है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनके ऑर्गन्स धीरे धीरे सिकुड़ रहे होते हैं। ये एजिंग प्रोसेस है, तो ब्रेन है वो श्रिंक हो रहा है, बाकी ऑर्गन्स भी एजिंग प्रोसेस उनके अंदर हो रहा था। तो कोई भी चेंज इन वेदर होता है, एक्सट्रीम ऑफ वेदर होता है कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो रही है तो डिहाइड्रेशन जिस तरह से हो जाता है, पानी की कमी है, नमक की कमी है, तो इन सब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, जिसमें से ब्रेन एक ऑर्गन है। ऐसे में सवाल है कि हीट वेव से शरीर के कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं। ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी पर स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इस वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। जिन लोगों को किडनी स्टोन की शिकायत होती है उनका स्टोन बड़े होने की समस्या हो सकती है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने और शरीर में खून को पंप करने के लिए दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इस वजह से दिल पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर हवा में प्रदूषण फैला है तो भीषण गर्मी में अस्थमा की समस्या भी बढ़ जाती है। दरअसल जब हवा की क्वालिटी खराब होती है तो इसका सीधा असर लंग्स यानी फेफड़े पर पड़ता है। ज्यादा गर्मी पड़ने से स्किन खराब होने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल इन्फेक्शन, हीट रैश और सनबर्न की समस्या हो सकती है। भीषण गर्मी की वजह से पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हीट वेव की वजह से लोगों के मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं और लोग कमजोरी का शिकार होने लगते हैं। इसके साथ सवाल ये भी है कि हीट वेव से बचाव कैसे करें। हीट वेव से बचाव के लिए शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूज जैसा फल खाएं। ये पानी और फाइबर से भरपूर फल शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे। दोपहर के समय घर से बाहर बिल्कुल भी न निकलें। अगर बुजुर्ग दोपहर में बाहर से कहीं आ रहे हैं तो तुरंत नहाने से बचें। बाहर से आने के बाद उन्हें तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी न दें। बुजुर्गों को हमेशा लाइट वेट, ढीले और कॉटन के कपड़े पहनने के लिए कहें। लू और हीट वेव के कहर के सामने लोग बेबस नजर आ रहे हैं। हालांकि कल शाम से थोड़ी राहत मिलने का अनुमान है, लेकिन आसमान से बरसती आग से बुजुर्गों को बचाने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजम खान को मिली बड़ी राहत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने सबसे पहले सुबह सिरमौर में रैली की, फिर दोपहर में मंडी में पार्टी प्रत्याशी कंगना रनौत के लिए वोट मांगे। पीएम ने हिमाचल को अपना दूसरा घर बताया। वहीं हिमाचल के बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के गुरदासपुर और जालंधर में रैलियां की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी। इन्हें निचली अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई थी। वैसे अभी 2 केस बाकी है जिनमें आजम और अब्दुल्ला को जमानत लेनी है, इसलिए दोनों भी रिहा नहीं हो सकेंगे। वहीं तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ सकेंगी। आज फैसला हुआ है, उस फैसले में तीनों को बेल दे दी गई है
और आजम खां का कन्विक्शन स्टे किया है, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला का कन्विक्शन रिजेक्ट कर दिया। ये राहत नहीं मानी जाएगी क्योंकि अभी तो रिवीजन पेंडिंग है, तो सजा तो बरकरार ही है अभी, और इस पर सुनवाई होगी कि सजा चलेगी नहीं चलेगी या केस सही है या गलत है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर परिसर में रील बनाने वाले 84 लोगों के चालान किए गए। वहीं धाम में नशा करके हुड़दंग मचाने के आरोपी 59 लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। इन सभी से पुलिस ने 30,000 रुपए का चालान वसूला। पिछले दिनों ये फैसला लिया गया था कि केदारनाथ मंदिर में 50 मीटर तक रील बनाने और फोटोग्राफी करने पर पाबंदी रहेगी। पुलिस और मंदिर कमेटी ने धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो धाम की मर्यादा बनाए रखें। जो केदारनाथ धाम परिसर में अशोभनीय कृत्य करते हैं, अशोभनीय रील बनाते हैं, उनके ऊपर रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि धाम की मर्यादा को बनाए रखें। गुजरात के अमरेली में बीजेपी के 2 पार्षदों को तीसरे बच्चे के जन्म की वजह से अपना पद छोड़ना पड़ गया। जिला कलेक्टर अजय दहिया ने दामनगर नगरपालिका के 2 पार्षदों खीमा कसोटिया और मेघना बोघा पर ये कार्रवाई की और उन्हें पार्षद के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया। हालांकि इन पार्षदों ने दलील दी थी कि इनके तीसरे बच्चे चुनाव के बाद पैदा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने गांव में तैनाती की छूट मांगने वाले एमबीबीएस के छात्र की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने छात्र से सवाल किया कि क्या सिर्फ इस वजह से कि आप निजी कॉलेज में पढ़ते हैं इसलिए आप रूरल सर्विस से खुद को छूट चाहते हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या निजी संस्थानों में पढ़ने वालों का देश के निर्माण के लिए कोई दायित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली इस याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिफिकेशन में राज्य सरकार ने कहा था कि मेडिकल स्टूडेंट को अनिवार्य तौर पर 1 साल गांव में बिताना होगा। कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए ये अनिवार्यता की गई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ, लेकिन राहत की बात ये रही कि इस हादसे के बावजूद एक महिला और उनकी बेटी बच गए। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और वो पहचान नहीं आ पा रही थी। फिर कार के अंदर फंसी महिलाओं को किसी तरह बाहर निकाला गया। बताया गया कि ये कार एक ईंट से भरे ट्रॉली से टकरा गई थी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यानी कि विभव कुमार 4 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही है, तो पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने स्वाति मालीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पिछले कुछ महीने से वो बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि मालीवाल ने इस इंटरव्यू में कहा है कि विभव कुमार ने उनकी बेरहमी से पिटाई की थी। वहीं बीजेपी इस मामले को नारी सम्मान से जोड़कर आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बता रही है। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को 4 दिनों यानी 28 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीएम आवास पर मालीवाल से हुई मारपीट आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए गले की फांस बनी हुई है। हालांकि केजरीवाल मालीवाल से हुई बदसलूकी मामले में लगातार सफाई दे रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। मैं मौके वारदात पे तो था नहीं। 2 वर्जन है, एक स्वाति जी ने दिया है पुलिस को और एक विभव ने दिया है पुलिस को। पुलिस ईमानदारी से जांच करे, अगर ये सही है तो इनके पक्ष में, ये सही है तो इनके पक्ष में। न्यायालय में केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, तो न्यायालय न्याय करे। ये गलत है तो इनको सजा मिले, ये गलत है तो इनको सजा मिले। इस मुद्दे पर आज केजरीवाल ने अपनी बात रखी। ठीक 1 दिन पहले स्वाति मालीवाल ने भी पहली बार 13 मई की घटना के बारे में कैमरे पर बोला था। बताया था कि 13 मई की सुबह सीएम आवास पर उनके साथ क्या क्या हुआ। मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया, तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही।
केजरीवाल निष्पक्ष जांच की मांग तो कर रहे हैं, पर विरोधी लगातार कह रहे हैं कि केजरीवाल को सबसे ज्यादा दुख विभव कुमार के जेल जाने से हुआ है। तभी तो विभव की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर उतर आए थे। इससे पहले किसी की भी गिरफ्तारी का इतना विरोध नहीं किया था। शनिवार को दिल्ली में वोटिंग होनी है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी के नेता तो केजरीवाल पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लगा रहे हैं। कृपया करके अरविंद केजरीवाल जी, अभी भी आपके पास कुछ घंटे बचे हैं। वो जो वीडियो है पूरा का पूरा 8 से 10 मिनट का, जैसा स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं, उसको रिलीज करवा दीजिए। और स्वाति मालीवाल जी का जब साक्षात्कार कल हमने सबने देखा, तो एक बात जरूर कहूंगा, हर नागरिक की आंखों में आंसू थे। वो स्वाति मालीवाल के चरित्र का बुरा भला कह रहे थे और बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे थे, उनका विक्टिम शेम कर रहे थे। यह तक कह रहे थे कि अगर अच्छा हुआ कि स्वाति मिली नहीं अरविंद केजरीवाल से, नहीं तो ये सारे इल्जाम वो अरविंद केजरीवाल पर लगाती। ये तक कह दिया कि स्वाति बीजेपी एजेंट है और ये सारी घटना जो है प्रायोजित है भाजपा हेडक्वार्टर्स से। ये तक कह दिया कि अगर स्वाति मालीवाल जानबूझ के अरविंद को फंसाना चाह रही थी और ये अरविंद को मारने की कोशिश की गई थी। आरोप चाहे जितने लगे, मालीवाल केस में चाहे आम आदमी पार्टी की कितनी भी फजीहत हो, पर फिर भी केजरीवाल के जीत के दावों में कोई कमी नहीं है। मेरा अपना असेसमेंट है कि बीजेपी 220 से कम रहेगी और इंडिया अलायंस को 300 के करीब मिल सकती है। और जो 7 सीट हैं आपकी दिल्ली में जैसे मैंने कहा कि अगर आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते तो मैं 1 या 2 बोलता, लेकिन आज मुझे लगता है कि 7 सीटें बीजेपी हारेगी। दिल्ली में शनिवार को 7 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में बीजेपी ने दिल्ली में 7 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, इसलिए समीकरण बदले हुए हैं। इस बार क्लीन स्वीप का दावा तो दोनों खेमे कर रहे हैं, पर होगा क्या, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन आखिर में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 8 अंक नीचे 75,410 पर खिसक गया। वहीं निफ्टी 11 अंक नीचे 22,957 पर बंद हुआ, लेकिन इसने कारोबार के दौरान दिन में पहली बार 23,000 का आंकड़ा भी छुआ। सोने की कीमत में गिरावट जारी है। शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 900 रुपए फिसली। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 72,650 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी भी 500 रुपए सस्ती हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 92,100 रुपए हो गई। टाटा मोटर्स की जगुआर लैंड रोवर कंपनी नया इतिहास रचने जा रही है। कंपनी की रेंज रोवर गाड़ी अब भारत में ही बनेगी। पिछले 54 सालों में ये पहली बार होगा जब रेंज रोवर का निर्माण ब्रिटेन से बाहर किसी दूसरे देश में होगा और भारत वो पहला देश होगा। पुणे में इसे बनाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि भारत में इसके निर्माण से देश में इसकी कीमतें 18 से 22% तक कम हो जाएगी। निसान इंडिया मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एसयूवी मैग्नाइट का गीजा स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए रखी गई है। निसान मैग्नाइट के 1 साल पूरा होने के मौके पर कंपनी ने ये स्पेशल एडिशन वर्जन पेश किया है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात नोएडा पुलिस की एक अनोखी पहल की करते हैं, जहां टूटे दिलों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। असल में नोएडा पुलिस ने एक ऐसा कैफे खोला है जहां ना पुलिस की वर्दी का खौफ है और न ही कानून की पेचीदगियों का, जहां सामान्य खुशनुमा माहौल में बैठकर पति पत्नी अपने झगड़े सुलझा सकते हैं। सुंदर सजी दीवारें, उन पर लगी पेंटिंग्स, बॉलीवुड फिल्मों के कुछ खास पोस्टर्स और सेल्फी पॉइंट। नोएडा में महीने भर पहले खुला ये कैफे है, कैफे रिश्ता। यूं भी कह सकते हैं रिश्तों को संवारने वाला कैफे।
असल में शानदार कैफे नोएडा में पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में है। इसे शुरू भी नोएडा पुलिस ने ही किया है। नोएडा पुलिस की एडीसीपी प्रीति यादव ने इस कैफे की थीम तैयार की है। सोच यही कि बिगड़ते रिश्तों को संवारा कैसे जाए। देखिए, हमारे पास ना कई बार केसेस बिल्कुल यंगस्टर्स के आते हैं जो कि 1 साल हुआ है शादी का, 2 साल हुआ है शादी का और अभी से उनकी शादियां टूट रही हैं। अगर हम एज अ ऑफिसर उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनको लगता है कि ये सिस्टम का प्रोसेस है और ये ट्रेडिशनल तरीके से हमें डील कर रहे हैं, तो उससे हट के हम लोग उनको यहाँ पे स्पेस देते हैं कि वो आपस में भी बातचीत कर सके और बीच में हमारी जो सजेशंस हैं उनको भी समझ सके, जो हम काउंसिल कर रहे हैं उसको भी समझ सके, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। नोएडा पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में खुले इस शानदार कैफे की सीढ़ियों पर लिखे हैं कुछ शब्द। एक तरफ है प्यार, देखभाल, जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ है बकवास, मोह माया, धोखा। ये शब्द यहाँ यूं ही नहीं लिखे गए हैं, इसके पीछे एक सोच है इन शब्दों के मायने समझने की, क्योंकि ऐसे ही कुछ भावों से बुने होते हैं रिश्तों के धागे, जो कभी गलतफहमी तो कभी जिद से दरकने लगते हैं और हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में इसे पाटने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। ऐसे में ये कैफे रिश्ता एक कोशिश है रिश्तों को संभालने की। बेसिकली जो कैफे रिश्ता है वो हमारा फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक का एक एक्सटेंशन की तरह है। इस बिल्डिंग में हमारा डीसीपी विमेन सेफ्टी का ऑफिस है और वहीं पे हमारा एफडीआरसी भी रन करता है, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लिनिक, जहां पे हम प्रोफेशनल काउंसलर्स की मदद से जितने भी मैरिटल डिस्प्यूट्स के केस आते हैं उनके दोनों पक्षों को बिठा के उनकी काउंसलिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है उनको समय मिलता है कि थोड़ा सा पर्सनल टाइम स्पेंड कर सके और ऊपर जो है हम उन्हें काउंसलर्स की प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। ये कैफे अभी महीने भर पहले ही खुला है, लेकिन इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। लोग नोएडा पुलिस की इस पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। शुरुआत रिश्ता कैफे की हो चुकी है, नोएडा पुलिस ने इसकी शुरुआत की है और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको कोई पुलिसिया व्यवहार आपके साथ नहीं होगा, मतलब जो होगा अच्छा होगा। आपके रिश्तों को, खासकर नोएडा जैसे जो एनसीआर रीजन का हिस्सा है, वहाँ पर ऐसी दौड़ती भागती जिंदगी में कई बार रिश्तों को संभालना मुश्किल हो जाता है। बात कोर्ट तक जाए उसके पहले पुलिस ये कोशिश कर रही है कि लोग लव बर्ड्स, कपल्स इस कैफे पर पहुंचे, शायद उनकी जिंदगी को एक नई दिशा यहाँ से मिल पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अंग्रेजी विषय की, जिसे पढ़ाई लिखाई में सबसे जरूरी सब्जेक्ट माना जाता है। और यही वजह है कि ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अंग्रेजी को लेकर एक चौंकाने वाली सिफारिश की गई है। जी हां, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में 11वीं और 12वीं क्लास में अंग्रेजी अनिवार्य विषय नहीं होगा, बल्कि इसे विदेशी भाषा के तौर पर लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में कक्षा 3 से 12 तक के स्कूल एजुकेशन के लिए स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क ड्राफ्ट में की गई सिफारिशों में अंग्रेजी को लेकर भी सिफारिश की गई है। इस ड्राफ्ट में SCERT यानी कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने जारी किया है। कक्षा 11 और 12 के लिए प्रस्तावित सब्जेक्ट स्कीम में छात्र 8 विषय चुन सकते हैं। इनमें से 2 भाषाएं, पर्यावरण और शारीरिक शिक्षा और अपनी पसंद के 4 विषय शामिल हैं। सिफारिश में कहा गया है कि 2 भाषाओं में भारतीय मूल की 17 भाषाओं में से एक लेना अनिवार्य है और 9 विदेशी भाषाओं में से एक भाषा ले सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में वर्षों से अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब इसे वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ाने की सिफारिश किए जाने पर शिक्षाविद हैरानी जता रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किए जाते हैं वे सभी अंग्रेजी में ही होते हैं। ऐसे में कई लोग अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटाना सही नहीं मानते। यही नहीं, भारत सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। इस सिफारिश को लागू करने को लेकर राज्य के इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चिंता जता रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी अनिवार्य न होने से उनके इंग्लिश मीडियम स्कूल होने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। SCERT की वेबसाइट पर
मौजूद स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क ड्राफ्ट पर 3 जून तक लोगों की राय मांगी गई है। महाराष्ट्र में अंग्रेजी विषय को लेकर की गई सिफारिश पर हमने मुंबई में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हमारे इंडिया में ऐसा बना दिया है करके कि इंग्लिश सबको आनी चाहिए, पर इतना जरूरी नहीं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस ये लोगों की चाहत है कि करके इंग्लिश हमें आनी चाहिए। हमारे भारत में हमें इंग्लिश ही पढ़ाया गया है। हमारे माँ बाप हमें इंग्लिश मीडियम में ही भेजते हैं ताकि हम इंग्लिश बोले और दूसरे कंट्री में भी जाके वहाँ पे कुछ सीखे और अपना नाम रोशन करे। आजकल बिजनेस में भी सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं और फॉरेन जाते हैं तो उन लोग में इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन होता है। तो इंग्लिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मराठी भी है बट इंग्लिश ज़्यादा है। देखा जाए तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें ग्रोथ करना है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश हमारे लिए। और देखा जाए तो अगर कोई भी इंडियन को अगर एक ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना है, मतलब लाइक आगे जाना है, फॉरेन कंट्रीज में आज हमारे लोग बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि हिंदी और मराठी पे थोड़ा सा ज़्यादा और कंसंट्रेशन कर सकते हैं, जिससे हमारे जो जनरेशन है ना अभी जो इंग्लिश में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है वो हिंदी मराठी को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दे। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए, हमें इवॉल्व होने के लिए, हमारी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इंडिया से बाहर निकलने के लिए और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लोगों को इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ इंडिया में, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में रह के सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पर बाहर देशों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और उनको चेकआउट करने के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। मैं फ्यूचर में बिजनेस सेटअप करने का प्लान किया और बिजनेस को अगर मेरे को एक्सपांड करना है तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इंग्लिश की हेल्प से मैं अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपांड कर सकता हूँ। अगर इंग्लिश नहीं रहेगी तो अदर कंट्रीज से कम्युनिकेट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। इंग्लिश पूरी वर्ल्ड को एक रस्सी से जोड़ रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं होगा तो बहुत तकलीफ होगी। अभी हम लोग तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, अब बच्चों को सोचते कि अच्छी एजुकेशन मिले, पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो उसके लिए इंग्लिश उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं बाहर जाएंगे, किसी से बात करना रहेगा तो वहाँ हिंदी बात करेंगे तो समझ ही नहीं पाएगा, तो इंग्लिश उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है इंग्लिश पढ़े। और तो इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।